हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। हम नॉर्मलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म हैं जो बार बार यूज़ हो रही हैं, तो आज के लेक्चर में हम इन टर्म्स को ही पढ़ेंगे ताकि जब भी ये आगे आए टॉपिक में तो हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि डीबीएमएस एनोमलीज क्या होता है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस की क्या होती है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस एनोमलीज क्या है? एनोमलीज होती है विसंगतियाँ, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब भी हम किसी बड़ी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं मतलब डेटा डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, उसमें डिलीट कर रहे हैं मीन्स कोई डेटा वहाँ से हटा रहे हैं, तो क्या होगा? डेटा रिडंडेंसी के कारण किसी सिस्टम में जो प्रॉब्लम पैदा होती है उन्हें एनोमलीज कहा जाता है। मीन्स जो डेटाबेस में हमारे पास जो टेबल है वो बड़ी टेबल है, तो उसमें ऐसा बहुत सारा डेटा होगा जो कि बार बार आ रहा है, मीन्स डेटा की रिपीटेशन हो रही है, जिसको डेटा रिडंडेंसी बोला जाता है। जब डेटा बार बार आता है, डेटा की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही डेटा बार बार यूज हो रहा है, तो उस चीज़ को क्या बोला गया? डेटा रिडंडेंसी। तो अगर टेबल बड़ी है तो डेटा रिडंडेंसी उसमें होगी। तो उसमें अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और उनको क्या बोला गया? एनोमलीज, है ना। अगर हमारे पास टेबल बड़ी है तो उसमें डेटा रिडंडेंसी तो होगी, लेकिन अगर डेटा रिडंडेंसी उसमें होगी तो प्रॉब्लम भी आएगी जब उसमें डेटा डालेंगे, डिलीट करेंगे या कुछ अपडेट करेंगे। तो जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं को क्या बोला गया? डीबीएमएस एनोमलीज। ये एनोमलीज जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है इंसर्शन एनोमलीज, सेकंड है डिलीशन एनोमलीज और थर्ड है अपडेट या फिर मॉडिफिकेशन एनोमलीज कह सकते हो आप इसको। ये 3 टाइप की हैं और ये तीनों हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो जो पहली है वो है इंसर्शन एनोमलीज, मीन्स डेटा के इंसर्शन टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, डेटा के इंसर्शन टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। तो यह है कि जब भी हम किसी बड़ी टेबल में नया रिकॉर्ड डालते हैं तो वहाँ पर रिडंडेंसी के कारण इंसर्शन एनोमलीज हो सकती है। ओके, इंसर्शन टाइम पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आता है कि अगर हमने प्राइमरी की वैल्यू नहीं डाली तो हम डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमने प्राइमरी वैल्यू नहीं डाली, प्राइमरी की वैल्यू नहीं इंसर्ट की, तो हम उसमें रिकॉर्ड नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें तो उसमें रिकॉर्ड तब तक नहीं डाला जाएगा जब तक उसमें हम एसआरएन ना डाल दें, क्योंकि हमने एसआरएन को क्या बनाया था? प्राइमरी की बनाया था। तो पहले प्राइमरी की वैल्यू इंसर्ट करना जरूरी है, उसके बाद डेटा इंसर्ट हो पाएगा। तो इंसर्शन एनोमलीज क्या है कि जब हम टेबल में डेटा डालते हैं तो डेटा रिडंडेंसी के कारण, डेटा के डुप्लीकेशन के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसको बोला जाता है इंसर्शन एनोमलीज। और यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यू डालना जरूरी है, उसके बाद ही बाकी रिकॉर्ड डाला जाएगा। ओके, सेकंड है डिलीशन एनोमलीज। तो डिलीशन एनोमलीज में क्या होगा? जब डिलीशन टाइम में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है डिलीशन टाइम पे? डिलीशन टाइम पे ये प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो हमारे डेटाबेस में टेबल्स होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती है ना, एक दूसरे से लिंक होती है। तो अगर हमने एक टेबल से कोई रो को डिलीट कर दिया और अगर दूसरी टेबल उसको यूज कर रही है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं वो लिंक हो रही है उससे, तो क्या होगा? कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे नष्ट हो जाएगी, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी।
तो हो सकता है उसके बीच में लिंक ना बने, फिर डेटाबेस को हम एक्सेस ना कर पाएँ। तो यही है कि जब किसी टेबल से हम रो को टपल भी बोलते हैं ना, तो जब किसी टेबल से हम रो या टपल को डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड टेबल से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नष्ट हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? डिलीट एनोमलीज बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है अपडेट या फिर मॉडिफिकेशन एनोमलीज। इसमें क्या होगा? अपडेट टाइम पे मीन्स कुछ हम अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर किसी टेबल में कुछ डेटा अपडेट करना है तो टेबल में डेटा रिडंडेंसी के कारण डेटा अपडेट करना कठिन हो जाता है, तो वहाँ पे अपडेट एनोमलीज क्रिएट होती है। ओके, तो ये 3 हमने एनोमलीज पढ़ी है यहाँ पे। कौन कौन सी? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, और अपडेशन को आप मॉडिफिकेशन एनोमली भी कह सकते हैं। इंसर्शन में इंसर्शन टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि प्राइमरी की नहीं डाली तो बाकी रिकॉर्ड नहीं डाला जाएगा। डिलीशन में अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया तो हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई और टेबल हो, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए। और अपडेट में क्या होगा कि अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब डेटा रिपीटेशन वहाँ पे होती है, डेटा रिडंडेंसी वहाँ पे होती है। उसके बाद है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो हमने रिलेशन बनाया है, जो हमने टेबल बनाई है, टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं। ओके, टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि रो है उसका दूसरा नाम टपल है। ओके, जो कॉलम है उसको फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं। और जो पूरी रो है उसको एक रिकॉर्ड भी बोला जाता है, टपल भी बोला जाता है और रो भी बोला जाता है। उसी तरह से क्या होगा, जो टेबल है उसको रिलेशनल डेटाबेस में क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, हमने ये पढ़ा कि टेबल हमारी बहुत बड़ी है, उसकी वजह से डेटा की डुप्लीकेसी आ रही है उसमें, है ना, डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि उस टेबल को एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे से छोटी टेबल्स में डिवाइड कर दिया जाए, है ना। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ एक एट्रीब्यूट्स कॉमन रख के उनको कई टेबल में डिवाइड कर दिया जाए। उसी को क्या बोला गया? नॉर्मलाइजेशन बोला गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन एनोमलीज को दूर करने के लिए डेटा को नॉर्मलाइज किया जाता है। इसमें जो बड़ी टेबल है उसको स्मॉल रिलेशनल टेबल में डिवाइड कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो पहले तो हमने ये देखा कि एनोमलीज होती क्या हैं, 3 टाइप की होती हैं और उनका सॉल्यूशन देखा क्या? नॉर्मलाइजेशन। ओके, इसके बाद और टर्म आती है कुछ, जिसमें पहली है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब किसी डेटाबेस में डेटा डाला जाता है तो एक ही डेटा अगर बार बार डाला जा रहा है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? डेटा रिडंडेंसी उसको बोला जाएगा। जब एक टेबल में डेटा की रिपीटेशन हो रही है, एक डेटा बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डेटा रिडंडेंसी। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज होता है, तो डेटाबेस की मेमोरी को बचाने के लिए ऐसा कम से कम होना चाहिए। डेटा रिडंडेंसी तो होगी लेकिन कम होनी चाहिए, जितनी रिमूव हो सके उतनी रिमूव करनी चाहिए। नेक्स्ट है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी क्या है? डेटा पे निर्भरता, ठीक है, मतलब डेटा पे डिपेंड होना, डेटा पे निर्भर होना। अगर न्यू डेटा डालने के लिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर हमें न्यू डेटा डालना है तो स्ट्रक्चर अगर चेंज करना पड़ रहा है तो वहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छे डेटाबेस की निशानी नहीं है। एक अच्छे डेटाबेस को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब एक ही एट्रीब्यूट के लिए
अगर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वैल्यू दी गई है। ओके, एट्रीब्यूट कॉमन है, एट्रीब्यूट एक है, उसके लिए अगर अलग अलग जगह पे वैल्यूज अलग अलग है, जैसे कि एक बंदा है, उसका फ़ोन नंबर अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए हुए हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको बोला जाता है डेटा इनकंसिस्टेंट। तो एक अच्छा डेटाबेस वही होगा जिसमें कंसिस्टेंसी होगी, इनकंसिस्टेंस वहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो ये 3 टर्म थे हमारे पास, डेटा रिडंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद 2 टर्म और है और वो तो बहुत ईजी हैं। एक तो होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट और एक होते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम पहले पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, ठीक है, जो एंटिटी को डिस्क्राइब करे, एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो एट्रीब्यूट होता है। तो जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे हमने 2 लिए, एक तो प्राइम एट्रीब्यूट कि वो एट्रीब्यूट जो प्राइम है और दूसरा फिर नॉन प्राइम है। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैंडिडेट की पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था कैंडिडेट की, जिसमें से हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया था और जो बाकी बचे थे वो थे ऑल्टरनेट की। तो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हिस्सा होता है उसे तो प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है, और जो हिस्सा नहीं होता उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है। जो हमारे पास रिलेशन है, एक जो टेबल है, उसमें जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट हैं, ठीक है, जिनसे कैंडिडेट की बन रही है, वो तो क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट। और जिनसे कोई कैंडिडेट की नहीं बन रही है वो क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो डेफिनेशन देखें इनकी एक बार। प्राइम एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हिस्सा होते हैं उन्हें तो प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है, और जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं होते उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो हमने ये टेबल फिर से बनाई है, स्टूडेंट टेबल है। तो इसमें देखो आप, जो SRN है और जो रोल नंबर है वो कैंडिडेट की थी यहाँ पे, ओके, और जो इधर है नेम, क्लास, स्कूल कोड, ये कैंडिडेट की नहीं है। तो जो SRN और रोल नंबर है वो एट्रीब्यूट क्या हुए? प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट क्या है? कैंडिडेट की बना रहे हैं, कैंडिडेट की का ये हिस्सा है। लेकिन जो नेम, क्लास और स्कूल कोड है वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो कौन से हो गए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट वो होंगे जो कैंडिडेट की का पार्ट होंगे, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होंगे जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होंगे। तो ये है प्राइम एंड नॉन प्राइम। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सारी टर्म यूज होनी है, ठीक है। उसमें हम नॉर्मल फॉर्म्स देखेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का, तो वहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना, अच्छी सी टेबल बना लेना, अलग से पता लगना चाहिए कि हाँ ये प्राइम एट्रीब्यूट हैं और ये वाले नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक चेक करने के लिए नहीं भेजी है वो मुझे सेंड कर दें। काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो डेली के डेली अपना होमवर्क चेक करवा लेते हैं, तो बाकी भी अपना ध्यान रखें, होमवर्क चेक करवाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।